हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार का तीसरा भाग। तो तीसरे भाग के अंदर देखिए आप, तीसरा अलंकार मैंने लिया है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा समझते हैं, जानते हैं। जहाँ उपमेय में ही उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों में भिन्नता होती है, तथापि समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना होती है। इसके वाचक चिन्ह या पहचान शब्द मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनो, यथा आदि। यानी ये आपको शब्द मिलेंगे, इनसे आप इस अलंकार को पहचान पाएंगे। उदाहरण है पहला, देखिए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसमें देखिए, एक तो ये मानो आया है, ये वाचक शब्द है, इससे आप इसको पहचान पाएंगे। इसमें उत्तरा के आंसुओं से भरे हुए नेत्रों यानी उपमेय, यानी उत्तरा के नेत्र उपमेय हैं। में ओस कणों से भीगे हुए पंकज, पंकज यानी उपमान की संभावना की गई है। ये इसका उदाहरण था। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। गात शरीर को कहते हैं, आतप धूप को कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत और उनके पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की सुंदर कल्पना की गई है। भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं: हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। पहला भेद है हेतु उत्प्रेक्षा। इसकी परिभाषा समझते हैं। जहाँ अकारण यानी अहेतु को कारण यानी हेतु मान लिया जाए, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। अब इसमें ये ताते यानी जिससे, राते यानी लाल, पाए पैर। यहाँ नायिका के पैरों के लाल होने का कारण कठिन आंगन में चलना माना है। कठिन आंगन यानी टूटा फूटा आंगन, जबकि सुकुमारियों के पैर तो लाल ही होते हैं। तो यहाँ पर एक संभावना की गई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाता है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगे, नीले अंचल चीर, मनहु कला निधि झलमले, कालिंदी के नीर। अब यहाँ देखिए आप कि जो प्राण प्रिया है यानी जो नायिका है, उसका मुख जगमगा रहा है नीले अंचल चीर के अंदर। किस तरह से? मनहु कला निधि जलमले, जैसे चंद्रमा झिलमिल होता है कालिंदी के नीर, यानी यमुना के जल में दिखाई देता है। कालिंदी यमुना को कहते हैं। यहाँ मुख को चंद्रमा व नीले आंचल को यमुना का नीर माना गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, तीसरा है अपना फलोत्प्रेक्षा। जहाँ अफल में फल की संभावना की जाए, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं हो उसे ही फल या उद्देश्य मान लिया जाए। जैसे नित्य ही नहाता ज्यों क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। तव यानी उसके, आनन यानी मुख, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ चंद्रमा द्वारा क्षीर सिंधु में स्नान करने का उद्देश्य नायिका के मुख की समानता प्राप्त करना माना गया है, जबकि चंद्र के नहाने का उद्देश्य यह है कि उसकी उत्पत्ति ही क्षीर सागर से हुई है। अतः यहाँ अफल में फल की इच्छा की गई है। अर्थालंकार का चौथा भाग है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा समझते हैं। जहाँ किसी कथन को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए कि वह असंभव सा लगने लगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है।
जैसे उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें कवि ऊंची इमारतों को स्वर्ग में पहुंचने का संकेत दे रहा है, यानी इमारतें ऊंची हैं तो कवि उस पर एक व्यंग सा कर रहा है कि इतनी ज़्यादा ऊंची हैं कि वो स्वर्ग में पहुंचना चाहती हैं। दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ये हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने वहाँ उनकी पूंछ में जो आग लगा दी गई थी, तो इसमें बताया गया है कि उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही सारी लंका जल गई थी और निशाचर जो थे यानी राक्षस थे वो भाग गए थे। तो ये असंभव बात को यहाँ संभव बनाया गया है, अतः ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। पांचवा भाग है इसका मानवीकरण। इसमें जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है। अब क्रियाएं क्या होती हैं मानव की? मानव जो क्रियाएं करता है, उठना बैठना चलना हंसना रोना भागना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। बहुत सी क्रियाएं, आप सारी क्रियाओं के बारे में जानते हैं लगभग। तो उनका आरोप किया जाता है, किया किस पे जाता है? जड़ प्रकृति, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण इसमें बता रही हूँ कि हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यानी हरा ठिगना चना है, यानी खेत के अंदर बता रहा है कि जो चना है, चने का पौधा ठिगना क्यों होता है कि पौधा होता है बड़ा, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 10-12 इंच 15 इंच का होता है। और बांधे मुरैठा, मुरैठा बांधा जाता है यानी छोटी जो पगड़ी बांधते हैं। शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, यानी जो सबसे ऊपर फूल आते हैं पौधे के अंदर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुलाबी फूल जो हैं वो इस पौधे के ऊपर पगड़ी के रूप में बंधे हुए हैं, सज कर खड़ा है, यानी पौधा सज धज कर खड़ा है। तो यहाँ देखिए, बांधना और सज कर खड़ा होना ये दोनों ही मानवीय क्रियाएं हैं, अतः ये मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ क्या है? बादल है, और बादल आए बन ठन के संवर के, यानी बादल पानी भर कर लाए हैं और काला रूप उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस तरह से वो बन ठन के संवर के आए। बनना, ठनना और संवरना ये सब मानवीय क्रियाएं होती हैं, अतः ये मानवीकरण अलंकार होता है। विशेष लक्षण और परिभाषा एक ही होते हैं, ये बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि प्रस्तुत जो आपका काव्य है इसके अंदर अलंकार पहचानिए और उसके लक्षण लिखिए। तो आपको वहाँ परिभाषा ही लिखनी होती है, यानी लक्षण वही होते हैं जिनके द्वारा हम अलंकार को पहचानते हैं। तो बच्चों, अलंकार का टॉपिक आज पूरा हुआ है। अलंकार के 3 वीडियोज हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो तीनों वीडियो अवश्य देखें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि मेरे सभी वीडियोज आप तक पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।